नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग काव्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और जो काव्य खंड का चौथा पाठ है प्रेमघन, उसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था। आप सभी जानते हैं कि प्रेमघन का ये जो पाठ आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों के पुस्तक में है, तो प्रेमघन के 10 दोहों को लिया गया है। प्रेमघन का इसमें कितना दोहा लिया गया है? आप लोग को पुस्तक में 10 दोहा लिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10 दोहा है, जिसमें से 5 दोहों का अर्थ हम लोगों ने देख लिया था। 5 दोहा जो है उसका भावार्थ, उसका हिंदी अर्थ हम लोगों ने जाना था, और जो बचे हुए 5 दोहा हैं उनको हम लोग को पढ़ना है, जानना है। तो शुरू करते हैं इसको। कवि कह रहे हैं, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कवि कह रहे हैं अंग्रेजी वाहन वसन। अंग्रेजी वाहन का मतलब होता है गाड़ी, वाहन। वसन का मतलब होता है वसन, वस्त्र, कपड़ा, पोशाक। वेशभूषा, वेश का मतलब रीति अर्थात रीति रिवाज। नीति यानी कि हमारी विचार। कह रहे हैं वाहन हो, गाड़ी हो, वसन अर्थात वस्त्र हो, हमारा पोशाक हो, वेशभूषा हो, रीति रिवाज हो, चाहे हमारी नीति हो, हमारी विचार हो, अंग्रेजी सब के सब क्या हो गई है? अंग्रेजी हो गई है। हमारे वाहन जो हैं, हमारे जो वस्त्र जो हैं, हमारे जो पोशाक हैं, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो रीति रिवाज है, और जो हमारी नीति है, सबका सब क्या हो चुका है? सबका सब अंग्रेजी हो चुका है। कवि के कहने का अर्थ है कि हम लोग वाहन जो है उनका भी अंग्रेजी वाहन ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात विदेशी ही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। जो हम कपड़े हैं, हमारे जो वस्त्र हैं, वे भी अब विदेशियों के ही तरीक़ों के हो चुके हैं। यानी कि हम लोग अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप जो कपड़ा लोग पहनते थे उसको हम लोग छोड़ चुके हैं लोग, और अंग्रेज़ों के जैसे ही हम लोग भी वस्त्र पहनने लगे हैं लोग। इसका आप लोग एग्जाम्पल, उदाहरण इसका आप लोग देख सकते हैं लोग, कैसे व्यक्ति छोटे छोटे कपड़े पहनने में गर्व महसूस कर रहे हैं, और पूरे तन को ढकने वाला जो कपड़ा है उसको लोग पहनने में क्या कर रहे हैं? शर्म कर रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है। तो कवि के कहने का अर्थ है हमारा जो वसन है, हमारा जो पोशाक है, वो भी पूरा का पूरा क्या हो चुका है? अंग्रेजी हो चुका है, विदेशियों के जैसा हो चुका है। हमारी वेशभूषा, जो रहने का जो तरीका है, वेशभूषा जो है, हमारा जो पहनावा है, सब का सब क्या हो चुका है? अंग्रेजी हो चुका है। हमारी जो रीति रिवाज है वो भी अंग्रेजी हो चुकी है, और जो हमारी नीति है, हमारी जो विचार है, वो भी क्या हो चुकी है? अंग्रेजी हो चुकी है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम हर तरीके से अंग्रेज़ों के क्या हो चुके हैं? गुलाम हो चुके हैं, जो कि यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वह शुरू से ही महान रही है। तो हम लोगों को ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखें, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। अपने वाहन को, अपने पोशाक को, अपने वेशभूषा को, अपने रीति रिवाज को, अपने नीति को छोड़ते जा रहे हैं, और अंग्रेजी क्या करते जा रहे हैं? अपनाते जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं अंग्रेजी रुचि गृह। अंग्रेजी रुचि यानी कि अंग्रेजी में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी के साथ साथ यहाँ पे विदेशी भाषाओं से भी समझिए, यानी कि विदेशी भाषाओं में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। गृह अर्थात घर, सकल का मतलब होता है समूचा, यानी कि समूचा घर, सभी घर। वस्तु का मतलब होता है वस्तु, यानी कि समूचा वस्तु भी। देश विपरीत, देश के विपरीत हो चुके हैं। देश विपरीत का मतलब विदेशी हो जाना। देश विपरीत अर्थात देश का उल्टा, तो देश का उल्टा अर्थात विदेश। तो कवि के कहने का अर्थ है कि हमारी रुचि अंग्रेजी में अधिक होने लगी है। जो हमारा घर है और जो समूचा वस्तु है, सब का सब देश का विपरीत हो चुका है, अर्थात विदेशी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं लोग कि कैसे लोग भारतीय भाषाओं को छोड़ते जा रहे हैं और अंग्रेजी में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़िए, कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़िए। कवि के कहने का अर्थ है आप लोग अन्य भाषाओं को पढ़िए, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ साथ भारतीय भाषाओं को ज़रूर पढ़िए।
तो कवि के कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी में रुचि जो है वह बढ़ती जा रही है। जो हम लोग का जो घर है और जो समूचा वस्तु है, सभी जो वस्तु हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब के सब देश के विपरीत हो गए हैं, अर्थात सब के सब विदेशी हो गए हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तु हम लोग उपयोग कर रहे हैं लगभग सभी के सभी क्या है, विदेशी ही हैं। तो ये छठे दोहा में ये बता रहे हैं। सातवां दोहा में कवि कह रहे हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। हिंदुस्तानी नाम सुने, ये कह रहे हैं कभी हिंदुस्तान का नाम सुनी अर्थात नाम को सुन करके अब ये सकुची लजात, अब ये संकुचित हो रहे हैं। लजात, लजात का मतलब होता है लजाना, लज्जा करना। कभी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुन करके अब ये लजा रहे हैं, यानी कि ये इतने विदेशी हो चुके हैं, ये इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अपने देश का हिंदुस्तान नाम सुन करके ही अब ये क्या कर रहे हैं, लजा रहे हैं। इसका आप लोग ताज़ा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। लोग किसी से भी पूछा जाता है कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले बोलता है इंडिया। वो व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। एक हिंदू हो करके भी नहीं बोल सकता है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, बोलता है इंडिया। तो कवि के कहने का अर्थ वही है कि हिंदुस्तान का नाम सुन करके भी अब ये लजा रहे हैं। भारतीय सब वस्तु ही, यानी कि भारत के सभी वस्तु ही सो ये हाय घिनात, से ये क्या कर रहे हैं, घिनात अर्थात घृणा करना। कह रहे हैं भारत के लोग भारतीय वस्तुओं से ही घिनात अर्थात क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। कवि के कहने का अर्थ है कि सभी भारतीय वस्तुओं से ही ये क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। घृणा करने का अर्थ है अपने भारतीय वस्तुओं को जब भी कुछ खरीदने की बारी आती है, तो जैसे ही वस्तुओं को खरीदने जाते हैं तो जैसे ही भारत का अगर सामने आता है तो तुरंत उसको छोड़ देते हैं लोग, और दूसरे देश का अगर बना हुआ आता है तो तुरंत उसको क्या कर लेते हैं लोग, खरीद लेते हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भारत की वस्तुओं से ये क्या कर रहे हैं, घिनात अर्थात घृणा कर रहे हैं। तो ये ऐसा सातवें दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कवि। आठवां दोहा है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। देश नगर बानक बनो, कभी कह रहे हैं देश नगर का बाना बन गया है। देश नगर बानक, बानक का मतलब होता है बाना, बानक का मतलब होता है बाना, और बाना का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। समझिए उसका रूप बिगड़ जाना। बानक का मतलब रूप बिगड़ जाना। देश नगर बानक बनो, देश नगर बाना बन गया है, देश नगर का रूप बिगड़ गया है। अब देश नगर का रूप कैसे बिगड़ गया है, तो कवि के कहने का अर्थ है कि जो हमारा देश है, जो हमारे नगर हैं, उनका रूप बिगड़ गया है, वह विदेशों की तरह हो चुका है। यानी कि जो हमारा गांव था, जो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, वो सब का सब क्या हो चुका है, बदल गया है और बिल्कुल विदेशों के जैसा ही हो चुका है। यानी कि देश नगर का बाना हो गया है, देश नगर में परिवर्तन हो गया है, देश नगर का रूप बिगड़ गया है। सब अंग्रेजी चाल, हमारी चाल चलन जो है वो भी सब का सब क्या हो गया है, अंग्रेजी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं लोग आजकल के लोगों का जो चाल चलन है, जो चरित्र है, वह कैसे हो चुका है, बिल्कुल अंग्रेज़ों के जैसा ही हो गया है। आप लोग देखिए आजकल न छोटे बड़े का आदर कर रहे हैं, न बड़े छोटे का आदर कर रहे हैं। कहने का अर्थ है लोग जो हैं, लोगों का जो परिवहन है, जो पोशाक है, वो भी बिल्कुल का बिल्कुल बिगड़ चुका है, पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। यानी कि चाल चलन भी अब लोगों का अंग्रेजी हो गया है, परिवर्तन हो गया है। हाटन मैं देखहूँ भरा, हाटन का मतलब होता है बाजार, बाजार में देखने पर भाड़ा पड़ा है क्या, बसे अंग्रेजी माल। यानी कि जब हम हाट में जाते हैं, जब बाज़ार में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि केवल और केवल अंग्रेजी माल ही बसे हुए हैं। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जब बाज़ार में देखने को अगर देखा जाए तो अब बाज़ार में भी केवल और केवल अंग्रेजी माल ही दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजी माल का मतलब होगा यहाँ पे विदेशी वस्तुओं से। यानी कि अब अपने देश में, अपने बाज़ार में भी ही, अपने देश के बाज़ार में ही अपनी देश की वस्तुओं को देखना संभव नहीं रहा। अपने देश के बाज़ार में दूसरे देश की वस्तुएं बिक रही हैं, जो कि बहुत ही क्या है, गलत है। क्योंकि हमारा देश का जो पैसा है वह सारा का सारा विदेशों में जा रहा है। तो व्यक्तियों को ऐसा, हम मनुष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे।
तो कवि के कहने का अर्थ यही है कि देश नगर का रूप बिगड़ चुका है, चाल चलन सब अंग्रेजी हो गया है और हाट में देखने पर, बाज़ारों में देखने पर केवल और केवल अंग्रेजी माल ही बसे हुए हैं। ये 8वां दोहा हुआ। जो 9वां दोहा है, कवि कह रहे हैं, जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करी हिंगे वे, यह कैसी खाम खयाली। जिनसो संभल सकत नहीं, कवि कह रहे हैं जिनसे संभल नहीं सकता है, जिनसे संभल नहीं सकता है क्या, तन की, तनिक भी, धोती ढीली ढाली। कवि के कहने का अर्थ है कि जिनसे तनिक भी ढीली ढाली धोती संभल नहीं सकता है, जिनसे तनिक भी ढीली ढाली धोती नहीं संभल सकता है। यहाँ पे धोती का मतलब है, कवि यहाँ पे धोती शब्द का प्रयोग किए हैं मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो कवि ये राजनेताओं को कह रहे हैं, हमारे देश के नेताओं के लिए कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जिनसे अपनी ढीली ढाली धोती भी नहीं संभलती, कवि के कहने का अर्थ है वैसे व्यक्ति, वैसे राजनेता जिनको अपनी मान प्रतिष्ठा की खुद चिंता नहीं है, जिनके पास थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं बचा हो, थोड़ा सा भी इज्जत नहीं हो, जिनकी देश प्रबंधन करी हिंगे वे, ऐसे व्यक्ति देश के प्रबंधन करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनसे तनिक भी ढीली ढाली धोती नहीं समझ सकती, अर्थात जिनका अपना मान सम्मान नहीं है, जिनके पास अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, जिनके पास अपना खुद इज्जत भी थोड़ा सा नहीं है, वैसे व्यक्ति देश का प्रबंध करेंगे। कैसी खाम ख्याली, यह कैसी खाम ख्याली है, यह कैसी कोरी कल्पना है। खाम ख्याली का मतलब होता है कोरी कल्पना। कवि के कहने का अर्थ है कि जिन व्यक्तियों से तनिक भी धोती जो ढीली ढाली है नहीं संभल सकती है, वैसे व्यक्ति देश का क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे, देश का देख रेख करेंगे। यह कैसी कोरी कल्पना है भारत के लोगों की। आप लोग खुद देख सकते हैं, लोग कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 2-4 मर्डर का केस नहीं हो, 2-4 घोटाला का केस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारे के सारे दुर्गुण जो हैं, सारे के सारे जो दुर्गुण हैं वह राजनेताओं में ही पाए जाते हैं। कोई भी भली भांति अच्छा नेता देखने को आप लोगों को भारत में नहीं मिलेगा। सारे के सारे समझो जैसे चोर ही हैं, कोई सही नहीं है। तो उन्हीं के लिए कवि कह रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जिनको अपनी मान सम्मान की, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, जिनके पास अपना मान सम्मान खुद नहीं है, वैसे व्यक्ति देश का प्रबंध करेंगे। ये कैसी कोरी कल्पना है। आगे आते हैं लोग 10वें दोहे पर। जो 10वां दोहा है उसका अर्थ को देखते हैं लोग। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। कवि कह रहे हैं दास वृत्ति, दास का मतलब समझते हैं लोग नौकर से, और वृत्ति का मतलब होता है पेशा, यानी कि नौकरी का पेशा, नौकर का पेशा। कि चाह चहूँ, चाह का मतलब होता है चाहत, चहु दिशी का मतलब होता है चारों दिशा में, यानी कि दास वृत्ति की जो चाह है वह चारों दिशा में फैल गई है। यानी कि लोगों को नौकर बनने की जो चाह है वह चारों दिशाओं में फैल गई है। चारों दिशाओं का मतलब होता है पूरे देश में, यानी कि नौकर बनने की जो इच्छा है, जो चाह है, वह पूरे देश में लोगों में फैल गई है। चारहूँ बरन बढ़ाली, चारहूँ का मतलब चारों, बरन देखिए यहाँ पे शब्द आया है बरन, बरन का मतलब होता है वर्ण। आप लोग जानते हैं लोग, पहले भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे पहले। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं। बढ़ाली का मतलब बढ़ा लिया, बढ़ा लिया जाना। तो कवि कह रहे हैं कि दास की जो चाह है, जो नौकर की चाह है, वह पूरे देश में चारों दिशाओं में फैल चुकी है। चारहूँ वर्ण बढ़ाली, और चारों वर्णों के लोग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के लोगों ने बढ़ाली, इसको बढ़ा दिया है। अर्थात चारों वर्ण के लोग भी अब नौकर बनने की चाह ही रख रहे हैं, नौकर बनना ही पसंद कर रहे हैं। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली।
कह रहे हैं करत खुशामद झूठ प्रशंसा। ये अपना काम बनाने के लिए, ये मानव अपना काम बनाने के लिए खुशामद कर रहे हैं और झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। अपना काम बनाने के लिए ये खुशामद कर रहे हैं और झूठी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कवि के कहने का अर्थ है ये अपना कार्य बनाने के लिए लोगों की, दूसरों की खुशामद कर रहे हैं और दूसरों की झूठी प्रशंसा करने में भी थोड़ा सा भी सोच नहीं रहे हैं। मानो ऐसे लग रहा है जैसे मानहु बने डफाली, यानी कि जो मानहु है, जो मानव हैं वह डफाली बन चुके हैं। मानो ऐसे जैसे मानव क्या बन चुका हो, डफाली बन चुका हो। देखिए डफाली एक जाति विशेष है। डफाली जो डफ बजाता है, कहने का काम है, कहने का अर्थ है कि डफाली जो होते हैं वे डफ बजाते हैं, यानी कि अपना जो पेट पालने के लिए वो लोगों के घर घर जाते हैं, डफाली को बजाते हैं और लोगों की झूठी प्रशंसा भी करते हैं। लोगों की अधिक से अधिक झूठी प्रशंसा करेंगे, अपना पेट भरने के लिए डफाली बजाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हम भी समझो कि सारे के सारे मानव आज क्या बन चुके हों, डफाली बन चुके हैं, झूठी प्रशंसा डफाली बन चुके हैं। ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वह अपना काम बनाने के लिए खुशामद कर रहे हैं और झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मानव जैसे जितने भी मानव हैं सभी के सभी क्या बन चुके हों, डफाली बन चुके हों। तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं, लोग हमारे देश में खुद देख सकते हैं। लोग नेताओं की झूठी प्रशंसा करने के लिए लोग किस तरह आपस में आज लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? ताकि उनका पेट भर सके, उनको राजनेताओं के पास वे घूमते रहें, उनका पेट चल सके। इसलिए अधिक से अधिक नेताओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, नेताओं की खुशामद करते हैं। ऐसे मानो जैसे वे मनुष्य डफाली बन गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को, ये जो चौथा पाठ है स्वदेशी प्रेमघन, इसको आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़िएगा। लोग इससे बाहर आप लोग को परीक्षा में आने वाला भी नहीं है। परीक्षा में भी वही आता है जो किताब में दिया रहता है, किताब से बाहर नहीं आता है। अगला जो पाठ है काव्यखंड का, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लोग तब तक के लिए राम राम।